हम भगत सिंह के उस गहरे वैचारिक और बौद्धिक रूप को समझने की कोशिश करेंगे जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। उनकी कहानी सिर्फ गोलियों या शहादत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े वैचारिक संघर्ष की कहानी है। अब एक बेहद दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर असेंबली में फेंके गए बम किसी की जान लेने के लिए नहीं थे, तो उनका असली हथियार आखिर था क्या? हम सभी ने 8 अप्रैल 1929 के उस मशहूर दिल्ली सेंट्रल असेंबली बम धमाके के बारे में सुना है, जहां भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त मौजूद थे। लेकिन इसके पीछे की असली वजह, यकीन मानिए, आज भी बहुत से लोगों को हैरान कर देती है। और इस सवाल का जवाब हमें उसी दिन बांटे गए एक ऐतिहासिक पर्चे से मिलता है, जिस पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। असल में जो बम उन्होंने फेंके थे, वे जानबूझकर बहुत कम तीव्रता वाले बनाए गए थे। उन्हें खाली जगह पे फेंका गया था, सदस्यों के बैठने की जगह से काफी दूर। उनका इरादा किसी को मारना बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये तो पब्लिक सेफ्टी बिल जैसे दमनकारी कानूनों के खिलाफ एक रणनीतिक और नाटकीय विरोध था। तो उनका असली हथियार वो बम नहीं थे, बल्कि उनका संदेश था। तो आज की इस चर्चा में हम कुछ अहम पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे कि असेंबली बमबारी, उनके क्रांतिकारी चाचा, वो दिखावटी मुकदमा, उनका बौद्धिक मस्तिष्क, गांधी और भगत सिंह के बीच का वैचारिक अंतर, और अंत में उनकी स्थायी विरासत। हम इसे एक आइसबर्ग मॉडल की तरह देखेंगे, यानी जो काम सतह पर दिखते हैं, हम उनके नीचे छिपी गहरी वैचारिक बुनियाद तक जाएंगे। पहला बिंदु है असेंबली बमबारी और कैसे इसने सबकी उम्मीदों को पलट कर रख दिया। जरा सोचिए, धमाके के बाद भगत सिंह वहां से भागे क्यों नहीं? इसके बजाय उन्होंने अपनी ऑटोमेटिक पिस्टल खुशी खुशी पुलिस को सौंप दी। उन्हें अच्छे से पता था कि ये पिस्तौल उन्हें सीधे सांडर्स मामले से जोड़ देगी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी। क्यों? ताकि वे अदालत को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने और प्रचार करने के एक विशाल मंच के रूप में इस्तेमाल कर सकें। ये उनकी एक बेहद सोची समझी रणनीति थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, उनके क्रांतिकारी चाचा और विद्रोह का वो खून जो उनकी रगों में दौड़ रहा था। भगत सिंह के इन साहसिक कदमों को गहराई से समझने के लिए हमें उनके परिवार के इतिहास में जाना होगा। देखिए, उपनिवेशवाद के खिलाफ ये गुस्सा उनमें रातों रात पैदा नहीं हुआ था। ये विद्रोह तो उनके खून में था। उनके परिवार का इतिहास ही आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा था, और खासकर उनके चाचा सरदार अजीत सिंह का उन पर बचपन से ही बहुत गहरा प्रभाव था। आपको बता दें कि उनके चाचा सरदार अजीत सिंह ने 1907 में किसानों के खिलाफ बने अन्यायपूर्ण कानूनों के विरोध में मशहूर पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन का नेतृत्व किया था। परिवार में आर्य समाज के विचारों का प्रभाव और उनके चाचा द्वारा चलाए गए इन विशाल किसान आंदोलनों ने युवा भगत सिंह के सोचने समझने के तरीके को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। बचपन से ही उन्होंने सामाजिक न्याय और किसानों मजदूरों के हकों की लड़ाई को बहुत करीब से देखा था। 38 साल, जी हां, 38 साल। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन चौंका देने वाले 38 वर्षों की कहानी है जो सरदार अजीत सिंह ने अंग्रेजों से बचते हुए दुनिया भर में निर्वासित जीवन बिताते हुए काटे। ईरान, यूरोप से लेकर दक्षिण अमेरिका तक उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए समर्थन जुटाया। और इसे एक दुखद लेकिन काव्यात्मक संयोग ही कहेंगे कि उनकी मृत्यु ठीक उसी दिन हुई जिस दिन भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947। इसी त्याग और संघर्ष के माहौल ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को तैयार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे बिंदु पर, वो दिखावटी मुकदमा जिसे उन्होंने विद्रोह के रंगमंच में बदल दिया। जब हम लाहौर षड्यंत्र केस की बात करते हैं, तो इसे सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया या क्रिमिनल केस मानना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। भगत सिंह और उनके साथियों ने असल में इस मुकदमे को अपनी वैचारिक लड़ाई के लिए एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बना दिया था। उन्होंने अदालत के कमरे को ही अपनी आवाज़ सीधे जनता तक पहुंचाने का जरिया बना लिया। एक और हैरान करने वाला नंबर देखिए, 116 दिन। ये उनके अद्भुत साहस का जीता जागता सबूत है। भगत सिंह ने जेल की अमानवीय परिस्थितियों और राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए पूरे 116 दिनों तक एक अविश्वसनीय भूख हड़ताल की थी। इस कदम ने उस समय का वर्ल्ड रिकॉर्ड तक तोड़ दिया था और पूरे देश का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। उनका शरीर रोज कमजोर हो रहा था, ये सच है, लेकिन उनके विचार और उनका संदेश पूरे देश में आग की तरह फैल रहे थे। अगर हम इस केस की टाइमलाइन देखें तो मई 1929 में शुरुआती मुकदमे से बात शुरू होती है। लेकिन जब अंग्रेजों को लगने लगा कि भाई कानूनी प्रक्रिया तो उनके पक्ष में नहीं जा रही है, तो वाइसरॉय ने मई 1930 में एक विशेष अध्यादेश या ऑर्डिनेंस पास कर दिया। इसके जरिए उन्होंने सारी नॉर्मल कानूनी प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया और अपील करने का कोई अधिकार ही नहीं छोड़ा। नतीजा क्या हुआ?
अक्टूबर 1930 में पहले से तयशुदा मौत की सजा सुना दी गई और मार्च 1931 में उन्हें फांसी दे दी गई। साफ तौर पर यह न्याय के नाम पर एक भद्दा मजाक था। अब आते हैं चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, उनका बौद्धिक मस्तिष्क और उनका वैचारिक केंद्र। देखिए, इन सभी साहसिक कार्यों के पीछे एक बेहद तेज दिमाग काम कर रहा था। भगत सिंह का विश्वास सिर्फ एक्शन में नहीं था, वे एक बहुत ही प्रखर पाठक और गहरे विचारक थे। जेल की कालकोठरी में रहते हुए भी उन्होंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा। उन्होंने कार्ल मार्क्स और लेनिन जैसे यूरोपीय दार्शनिकों के साथ साथ B.R. अम्बेडकर जैसे भारतीय समाज सुधारकों को भी बहुत गहराई से पढ़ा था। इसी पढ़ने की आदत ने उनकी विचारधारा को इतनी परिपक्वता दी। अकादमिक शोध इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि भगत सिंह सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता परिवर्तन या यूं कहें कि सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकालना नहीं चाहते थे। वो दरअसल सांस्कृतिक चेतना के लिए लड़ रहे थे। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ है अपनी सांस्कृतिक विरासत, हमारी विविधता और समाज को आकार देने वाली सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना। उनका बिल्कुल साफ मानना था कि जब तक समाज में पूरी तरह से बदलाव नहीं आता, सामाजिक असमानता दूर नहीं होती, तब तक केवल राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाने का कोई खास मतलब नहीं है। अगर हम उनके वैचारिक स्तंभों की बात करें तो वो एक साथ कई मोर्चों पर डटे हुए थे। वे एक ही समय में ब्रिटिश शासन, धार्मिक कट्टरपंथ और पूंजीवादी शोषण, इन तीनों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। राजनीति में एकदम सख्त धर्मनिरपेक्षता, समाज में जाति आधारित भेदभाव का कड़ा विरोध, तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच और आर्थिक न्याय, यही वो बुनियादी पिलर्स थे जिन पर वे अपने सपनों के आज़ाद भारत का निर्माण करना चाहते थे। उनके लेखों से ली गई ये एक लाइन उनके विचारों की स्पष्टता को बेहतरीन तरीके से सामने रखती है। धर्म एक निजी मामला होना चाहिए और इसे राज्य की नीतियों या राष्ट्रीय पहचान को तय नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमेशा सांप्रदायिकता, अंधी परंपराओं और अंधविश्वासों का डटकर विरोध किया। अगर आपने उनका मशहूर निबंध मैं नास्तिक क्यों हूं पढ़ा हो तो आप देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से एक तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच का शानदार निडर बचाव किया है। अब चर्चा करते हैं हमारे पांचवें बिंदु की, गांधी बनाम भगत सिंह, यानी स्वतंत्रता के दो अलग अलग मार्ग। इन दोनों के रास्तों को समझना वाकई बेहद दिलचस्प है। दोनों का ही अंतिम लक्ष्य भारत की पूर्ण आज़ादी था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वहां तक पहुंचने के उनके रास्ते, उनके दर्शन और उनकी विचारधाराएं एक दूसरे से एकदम अलग थीं। ये भारतीय इतिहास के दो सबसे प्रमुख और प्रभावशाली चेहरों के बीच की एक बहुत ही निष्पक्ष और जरूरी तुलना है। अगर हम प्रतिरोध के तरीके को देखें तो गांधी जी ने पूरी तरह से एक नैतिक ढांचे में रहते हुए अहिंसा और सत्याग्रह पर जोर दिया। वहीं दूसरी ओर भगत सिंह ने एक रणनीति के तहत हिंसक कार्रवाई का व्यवहारिक रूप से समर्थन किया। धर्म की बात करें तो गांधी जी ने इसे राजनीति और जनजीवन का एक अभिन्न हिस्सा माना, जबकि भगत सिंह पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष थे और इसे इंसान का अपना व्यक्तिगत मामला मानते थे। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर गांधी जी की नज़र ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर थी, जबकि भगत सिंह की सोच मार्क्सवादी समाजवाद और संसाधनों के बराबर बंटवारे पर टिकी थी। इसके अलावा उनके काम करने के तरीकों में एक बहुत बड़ा संगठनात्मक अंतर भी था। जन लामबंदी बनाम अग्रणी कार्रवाई। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि आज़ादी जनता की विशाल शांतिपूर्ण लामबंदी और सविनय अवज्ञा से मिलेगी। वहीं भगत सिंह का मानना था कि एक छोटा लेकिन पूरी तरह से समर्पित और वैनगार्ड यानी अग्रणी समूह अपने साहसिक और झकझोर देने वाले कामों से सोई हुई जनता को जगा सकता है। देखा जाए तो दोनों ही रणनीतियों ने अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता संग्राम पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। और अब हम आते हैं अपने छठे और आखिरी पड़ाव पर, उनकी एक स्थायी विरासत और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता। आखिर हम इतिहास को इतनी गहराई से क्यों पढ़ते हैं? सिर्फ अतीत को जानने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि आज उसका क्या महत्व है। भगत सिंह के विचार आज भी उतने ही जिंदा हैं और हमारे आधुनिक समाज को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आज के समय में जो समकालीन अकादमिक शोध हो रहे हैं, जैसे कि द एकेडमिक जैसे पब्लिकेशंस में, वे बिल्कुल यही बात पुख्ता करते हैं। शिक्षाविद भगत सिंह की विचारधारा को बस इतिहास की किताबों का एक बंद चैप्टर नहीं मानते। इसके बजाय उनकी सांस्कृतिक और वैचारिक समझ को आज के समाज की चुनौतियों जैसे कि सांप्रदायिक तनाव या सामाजिक असमानता से निपटने के लिए एक बहुत ही सक्रिय और प्रासंगिक ढांचा माना जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? उनके विचारों से आज के समाज के लिए एक एकदम साफ रोड मैप तैयार होता है। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना, समाज की जड़ों से जाति आधारित भेदभाव को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना और बिना किसी भेदभाव या विभाजन के भारत के सांस्कृतिक बहुलवाद को खुशी खुशी अपनाना।
आज के भारत में एकता, न्याय और प्रगति को बनाए रखने के लिए ये सिर्फ गुजरे जमाने के विचार नहीं हैं, बल्कि हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल हमारे सामने आता है। क्या भगत सिंह की क्रांति का असली सपना आज भी अधूरा है? याद रखिए, उन्होंने सिर्फ सत्ता बदलने का सपना नहीं देखा था, उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां सच्ची सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समानता हो। तो सोचिए, क्या हमारे समाज ने वास्तव में उस समानता और उस वैचारिक आज़ादी को पा लिया है जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी? ये एक ऐसा सवाल है